किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की रहा करती थी। रानी अपने पापा अशोक और सौतेली माँ सुधा के साथ रहती थी। रानी की सौतेली माँ अपने बेटे चिंटू से ही प्यार किया करती थी। सुधा रानी से ही सारे काम करवाती थी और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। एक दिन, माँ, मेरे सारे दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं स्कूल की तरफ से। माँ, मुझे भी घूमने के लिए जाना है। नहीं, तुझे कहीं भी घूमने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा भाई चिंटू स्कूल की तरफ से जा रहा है, वही काफी है। अब तुझे भी जाना है तो मेरे पास तेरे बाप का दिया हुआ कोई खजाना तो नहीं है ना, जो मैं तुझ पर लुटाती रहूंगी, समझी ना। और वैसे भी घर पर इतने सारे काम पड़े हैं, उसे कौन करने आएगा। माँ, मैं घूम कर आने के बाद सारे काम कर दूंगी। माँ, आप मुझे पैसे दे दो ना, मुझे भी घूमने के लिए जाना है। माँ, चिंटू तो अभी गया था पिछले महीने, ये तो कितनी बार घूम कर आ चुका है। माँ, इस बार मुझे भी जाने दो ना। देख, मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितने पैसे तेरे बाप मुझे लाकर देता है, इसमें घर का खर्च निकाल पाना इतना मुश्किल हो गया है। एक काम कर, अपने बाप से बोल, मुझे खजाना लाकर दे देगा, समझी ना। फिर तुझे जितने पैसे चाहिए होंगे तू मुझसे मांग लेना, मैं तुझको दिया करूँगी। माँ, आप हर बार चिंटू को तो घूमने के लिए भेज देती हो, पर मुझे नहीं भेजती हो। देख, अब मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत कर, वरना जो तू यहाँ ठूस ठूस कर खाती है ना, वो खाना पीना भी तेरा बंद करवा दूंगी। फिर मांगती रहना, किससे मांगेगी। मैं भी देख लूंगी कि आखिर तुझे कौन खिलाने वाला है। तुझे पाल रही हूँ, यही बहुत है तेरे लिए, समझी ना। आई बड़ी महारानी, जाकर अब घर का काम कर। इतना सारा काम पड़ा हुआ है घर में, वो तुझे दिख नहीं रहा है, घूमने की पड़ी है। रानी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वो रोते हुए अपनी कमरे की तरफ भागती है कि तभी उसकी सौतेली माँ उसे आवाज लगाती हुई कहती है, अब कमरे में पड़ी पड़ी टेसुए मत बहाना, वरना घर में जो काम पड़ा हुआ है ना, उसे कोई रानियां महारानी करने वाली नहीं है। ये सारा काम तुझे ही करना है। रानी ये सुनकर और रोने लगती है और मन ही मन में भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया। हे भगवान, मेरी जिंदगी में माँ का प्यार लिखना क्यों भूल गया। भगवान, मेरी सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, हमेशा ही मुझसे काम करवाती है। भगवान, मेरी माँ मुझे वापस कर दो, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। मेरी सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे कहकर रो रही होती है, अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि उसकी किस्मत ऐसी क्यों है। कुछ देर बाद अशोक आ जाता है। वो अब पहले जैसा नहीं होता है। सुधा के आने की वजह से अब वो बदल गया था और अब बस सुधा का ही कहना मानता था। वो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानता था। सुधा ने अशोक को उसकी बेटी से बिल्कुल अलग कर दिया था। इस वजह से रानी अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसका सुख दुख का साथी भी कोई नहीं था, ना माँ थी न बाप, इसलिए बेचारी अकेली ही रोती रहती थी। अरे कहाँ मर गई तू रानी, तुझे मैंने कहा था कि काम कर लियो, मगर घर का एक भी काम नहीं हुआ है। सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। आखिर तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती है क्या मेरी। माँ, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाई। वाह, बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। आखिर अपनी माँ से ही तो सीख कर आई होगी, तभी तो उस पर गई है तू। माँ, इसमें मेरी माँ को तुम क्यों बीच में ला रही हो। मेरी सच में तबीयत खराब है, तो इसमें मेरी माँ की क्या गलती है। अच्छा जी, अब तेरी जुबान कैसे की तरह पर चलने लगते हैं। तेरी जुबान का कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत चलने लगी आजकल मुँह से। तेरे बाप से बोलूंगी, आने दो शाम को, वही तुझे ठीक करेंगे, ऐसे कहती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को जब अशोक घर पर आता है तो रानी अशोक के आते ही नाटक करना शुरू कर देती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और अपने आप को मारने पीटने लग जाती है। अशोक सुधा को ऐसे करते देख उससे कहता है, क्या हुआ सुधा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। आखिर क्या बात है, इससे गला फाड़ फाड़ के क्यों रो रही हो। अब तो रोने के सिवा कर भी क्या सकती हूँ, इसमें आखिर मेरी गलती क्या थी। मैं तो रानी को इतना प्यार करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो तो मुझसे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती है। सुनो जी,
मुझे लगता है रानी मुझे पसंद नहीं करती है। आप मुझे वापस मेरी माँ के पास घर पर छोड़ आओ। पर सुधा हुआ क्या है? रानी ने क्या कह दिया तुमसे? क्या हुआ? मुझे ठीक से समझाओगी क्या? मैंने तो बस रानी से यही कहा था कि बेटी आज मेरी तबीयत जरा खराब है, तो आज घर का थोड़ा सा काम तो कर दे। वैसे भी हर दिन तो सारा काम मैं ही करती हूँ। मैंने सोचा आज रानी मेरी थोड़ी सी मदद कर देगी, पर वो तो मुझे सीधा मना कर दिया और मुझे ताने मारने लगी, मुझे गालियाँ देने लगी, कहने लगी कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझसे दूर रहा करो। और जब चिंटू रानी के साथ खेल रहा था तो रानी ने गुस्से में आकर चिंटू को बहुत मारा। उस बेचारे ने तो अपनी बहन समझ के हाथ भी नहीं उठाया और बस पीटता ही रहा। अशोक बहुत गुस्से में आ जाता है और रानी के पास जाकर उससे कहता है, रानी, क्या ये सब सच है जो तेरी माँ ने कहा है? नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। माँ झूठ बोल रही है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। अशोक बहुत गुस्से में होता है और रानी की एक भी नहीं सुनता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। रानी रोते रहती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और रानी रोते रोते जा ही रही होती है कि बहुत रात हो जाती है। वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वो बहुत भूखी भी होती है। वो बैठे हुए रो ही रही होती है कि तभी अचानक से पास में ही एक घर से एक बूढ़ी उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है मेरी बच्ची? रानी उसे सारी बात बताती है कि ऐसे उसकी सौतेली माँ उससे कितना काम करवाती है और उससे कुछ खाने के लिए भी नहीं देता है, बस काम करवाता ही है, और कैसे उसने उसके पापा को उसके ही खिलाफ भड़काकर उसे घर से बाहर कर दिया। बूढ़ी उसकी बात सुनकर दुखी हो जाती है और उससे कहती है, बेटी तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक चीज दूंगी जिसके बाद तू कभी भी दुखी नहीं रहेगी। ऐसे कहकर बूढ़ी उसे अपने घर ले जाती है और उससे एक कपड़ा देते हुए कहती है, बेटी ये एक जादुई कपड़ा है, इससे तू जो भी खाने के लिए मांगेगी वो खाना इस कपड़े पर आ जाएगा। ये कपड़ा तेरी आखिर सांस तक मदद करेगा। बेटी अब मैं तो वैसे भी ज्यादा नहीं जी पाऊंगी, तो अब तू ही इसका ध्यान रखना। ऐसे कहकर वो उसे कपड़ा दे देती है और रानी उस कपड़े से पहले कुछ खाने को मांगती है। उसके बाद से रानी उस कपड़े की मदद से एक छोटा सा होटल खोल लेती है जिसमें वो गरीबों की मुफ्त खाना और अमीरों को पैसे में खाना खिलाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो अमीर हो जाती है और अपना खुद का एक घर बना लेती है। रानी उसमें रहने लगती है। जैसे ही ये बात उसकी सौतेली माँ को पता चलती है, ये रानी इतने जल्दी इतने धनवान कैसे बन गई? ऐसा क्या हाथ लग गया है? मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। और फिर सुधा रानी पर नजर रखती है। वो देखती है कि कैसे वो इस कपड़े की मदद से पैसे कमा रही है। सुधा रात को मौका देखते ही वो कपड़ा चुरा लेती है और उससे अपने घर लाकर कपड़े से कहती है, जादुई कपड़े, मुझे अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। ये कहते ही कपड़ा एक बड़ी सी लाठी में बदल जाता है और सुधा को मारने लगता है। वो उसे बहुत मारता है और फिर अपनी जादुई शक्ति से उसे एक काला कौवा बना देता है। सुधा को उसके कर्मों की सजा दे देता है और रानी के पास वापस चला जाता है और रानी गरीबों के लिए मुफ्त खाने का ढाबा खोल देती है।